हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। आज ये हमारी 7वीं क्लास है। 7वीं क्लास का आज जो टॉपिक होगा वो होगा मध्य प्रदेश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य। मध्य प्रदेश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित हमारी टेस्ट सीरीज में जो 50 क्वेश्चन होते हैं, उन 50 क्वेश्चनों में से आज हम यहाँ पे 20 क्वेश्चनों की क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ये आप लोगों के लिए हमारी टेस्ट सीरीज है जो कि आपको एग्जाम गुरुजी ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी। ये टेस्ट सीरीज आपको 499 रुपए में प्राप्त होगी। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए। इसमें टोटल 101 सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे जिसमें आपके चैप्टर वाइज टेस्ट लिए जाएंगे। 24 इसके अंदर आपकी एफएलटी होने वाली है। 125 इसके अंदर टोटल टेस्ट होंगे। 7500 प्लस एमसीक्यूज की आप पेपर तक क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर लोगे। और ध्यान रखिए, अब की बार आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि हमने जो आपको ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई है, ये अब की बार बाई लैंग्वेज होगी, अर्थात आप हिंदी मीडियम के तो भी ज्वाइन कर सकते हो और इंग्लिश मीडियम के तो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ध्यान में रखते हो अब की बार हमने आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज बनाई है। साथ ही साथ में जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेस किए हैं उन लोगों के लिए स्पेशल हमने यहाँ पे 100 रुपए का डिस्काउंट दिया है। उन लोगों को 399 रुपए में हमारी टेस्ट सीरीज प्राप्त हो जाएगी। पहले आप मुझे जल्दी सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि आपका डेली ये क्वेश्चन होता था कि सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आती है, आवाज कम आती है, तो मुझे कमेंट करके बताइए। आज आप लोगों को आवाज ठीक आ रही है, आप सुन पा रहे हैं मुझे सही से? अगर मेरी आवाज ठीक आ रही हो तो बताइए, नहीं तो फिर मुझे दूसरा परिवर्तन करना पड़ेगा। जो डेली हम क्लास करते फिर उसी से क्लास चलानी पड़ेगी। तो पहले कमेंट करके बताइए आप लोगों तक आवाज सही से पहुंच रही है। अब अगर हम आज की क्लास स्टार्ट करें उससे पहले आप टेस्ट सीरीज के बारे में हमारे जान चुके हो कि हमारी टेस्ट सीरीज में आप लोगों के लिए क्या अच्छा है, क्या आप लोगों के लिए हमने यहाँ पे अवेलेबल कराया है। अब ये हमारी क्लास के साथ ये हमारे जो डेली टॉपर होते हैं उन टॉपर्स के नाम हम आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ पे डेली टॉपर्स कौन है। तो ये टॉपर्स का नाम आज हम नहीं बता रहे हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हमारी क्लास वैसे भी लेट हो चुकी है। इस कारण आज हम डायरेक्ट आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें आपका लिखा है कि मध्य प्रदेश में पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया तथा यूएनआई तथा वार्ता का कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज हमारा टॉपिक परिवहन, संचार और विद्युत से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा है कि पीटीआई और यूएनआई वार्ता का कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है इंदौर, इंदौर के बाद दूसरा उज्जैन, उज्जैन के बाद भोपाल और इसके बाद आपका इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी कमेंट करके आप आंसर दे दीजिए कि आपका आंसर इसमें से क्या होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनिवार्ता, इन दोनों के कार्यालय की हम प्रदेश के अंदर बात करें कि इन दोनों का कार्यालय प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो कार्यालय स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, आपके भोपाल के अंदर। तो जिन लोगों ने इसका आंसर भोपाल लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो पहले क्वेश्चन का आप आंसर याद रखिएगा कि पीटीआई और यूनिवार्ता इन दोनों का जो कार्यालय वो कहाँ पर है, तो इसका जो कार्यालय है वो कहाँ पे, आपके भोपाल के अंदर। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड अब आपकी स्क्रीन पर, कि वीणा का प्रकाशन मध्य प्रदेश में कहां से होता है। हम संचार की बात कर रहे हैं क्योंकि संचार हमारा टॉपिक है। तो कई सारी पत्रिकाएं हमारे यहाँ से निकलती है, जैसे आपने वसुधा पत्रिका का नाम सुना होगा, एक वसुधा पत्रिका का प्रकाशन होता है, एक आपकी वीणा पत्रिका का प्रकाशन होता है, वीणा के बाद आपकी एक आवेग पत्रिका निकलती है, आवेग के बाद एक आपकी कक्कर पत्रिका निकलती है। तो ऐसी कई सारी पत्रिकाएं हैं जिनका प्रकाशन हमारे मध्य प्रदेश के कई जिलों से होता है। आपने एक पत्रिका का और नाम सुना होगा जिसका नाम होगा आपका प्रसंग। तो उन्हीं पत्रिका में से यहाँ पे मैंने आपसे पूछा है कि वीणा का प्रकाशन मध्य प्रदेश में कहाँ पर होता है। अगर हम प्रसंग पत्रिका की बात करें कि प्रसंग पत्रिका कहाँ से निकलती है, तो प्रसंग पत्रिका का जो प्रकाशन होता है वो कहाँ से होता है, आपके ब्यावरा से। ब्यावरा कहाँ पर आता है, तो जो ब्यावरा है एक राजगढ़ जिले की आपकी क्या है, तहसील है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर अभी आंसर नहीं बताऊंगा। फिर वसुधा की अगर हम बात करें तो वसुधा कहाँ से निकलती है, आपकी वसुधा का प्रकाशन होता है आपका कहाँ से, भोपाल से। वीणा का जो प्रकाशन होता है वो कहाँ से होता है आपका, ये इंदौर से निकलती है। आवेग और जो कक्कर है ये दोनों पत्रिका आपकी कहाँ से निकलती है, आपको रतलाम से निकलती है। तो आपको दोनों के आंसर पता चल गए होंगे कि वीणा प्रकाशन कहाँ से होता है। तो जो वीणा का प्रकाशन होता है वो कहाँ से हो रहा है, आपका इंदौर से हो रहा है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर इंदौर लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। मैंने कुछ पत्रिका आपके सामने लिखी है जिसमें प्रसंग ब्यावरा से, आपकी वसुधा भोपाल से, आवेग तथा कक्कर का कहाँ से हो रहा है, आपके रतलाम से। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका आंसर होगा आपका क्या, इंदौर। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड अब आपकी स्क्रीन पर है, कर्मवीर कहाँ से प्रकाशित किया जाता है। आपको एक व्यक्ति का नाम पता होगा, उनका नाम था आपका क्या, माखन लाल चतुर्वेदी।
जो माखनलाल चतुर्वेदी है, ये हमारे बहुत प्रसिद्ध कवि है। इन्हें हम एक भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने आपके कई समाचार, क्योंकि ये हमारी आजादी में, इन्होंने आजादी की जो लड़ाई हुई थी, उस आजादी की लड़ाई में इन्होंने क्या किया था, आपका भाग लिया था। जब इन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था तो इन्होंने कई सारे आपके जो समाचार पत्र है उनका क्या किया था, आपका प्रकाशन किया था। 3 समाचार पत्र का नाम आप जरूर याद रखिए, प्रभा, दूसरे का नाम है आपका क्या, प्रताप, और तीसरे का जो नाम है उसका नाम है आपका क्या, कर्मवीर। अगर हम प्रभा और प्रताप की बात करें तो ये दोनों का जो प्रकाशन क्षेत्र था वो कहां से था, आपका खंडवा से। और जो कर्मवीर का प्रकाशन होता था वो कहां से होता था, आपके जबलपुर से। तो यहाँ पे मैंने पूछा है आपका कि कर्मवीर का प्रकाशन मध्य प्रदेश के कौन से जिले से किया जाता था, तो उसका जो प्रकाशन होता था वो कहां से होता था, आपके जबलपुर से। और कौन थे आपके प्रकाशित करने वाले व्यक्ति, तो इनका नाम था आपका क्या, माखनलाल चतुर्वेदी। इसलिए जिन लोगों ने कर्मवीर का प्रकाशन जबलपुर लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आप दीजिएगा। प्रथम हिंदी दैनिक नवजीवन समाचार पत्र प्रकाशन कब किया गया था। क्योंकि ये आपका जो समाचार पत्र, आपने ग्वालियर का अखबार सुना होगा, मालवा का अखबार सुना होगा, लेकिन ये दैनिक समाचार पत्र नहीं थे, कोई साप्ताहिक था। तो इसीलिए यहाँ पर पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र जिसका नाम था, ध्यान रखिएगा आपका इसका नाम क्या रखा था, तो इस समाचार पत्र का नाम था आपका क्या, नवजीवन। ये जो नवजीवन समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था आपका कहां से, तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले से नवजीवन समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, उस जिले का नाम था आपका क्या, इंदौर। अब इंदौर से जब ये नवजीवन समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था तो किस सन में हुआ था आपका, तो ये हुआ था आपका कब, 1939 में। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैंने पहला शब्द लिखा है आपका क्या, दैनिक। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहला समाचार पत्र कौन सा, तो आगे इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, वहां पे मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। ये दैनिक समाचार पत्र था और ये प्रकाशित हुआ था इंदौर से। किस सन में प्रकाशित हुआ था, तो इसका जो प्रकाशित होने का समय था वो था आपका कब, 1939। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जिन लोगों ने बी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश का प्रथम भू उपग्रह दूरसंचार निर्देशन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। अगर हम बात करें कि भू उपग्रह का दूरसंचार निर्देशन केंद्र हमारे एमपी में कहां पर स्थापित है, सिंपल सा इसका आपका आंसर होगा। तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि भू उपग्रह दूरसंचार निर्देशन केंद्र कहां पर है, गुना, धार, इंदौर या ग्वालियर। तो जल्दी आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा। मध्य प्रदेश में भू उपग्रह दूरसंचार केंद्र हमने कहां पर स्थापित किया है, उस स्थान का नाम आपको यहां पर बताना है। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में प्रथम भू उपग्रह दूरसंचार निर्देशन केंद्र की स्थापना कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा जो इसकी स्थापना की गई है वो कौन से स्थान पे की गई है, उस स्थान का नाम है आपका क्या, गुना। तो यहाँ पे जो भू उपग्रह का दूरसंचार या निर्देशन केंद्र हमने स्थापित किया वो कहाँ पे स्थापित किया, आपके गुना में। बाकी जितने भी अधिकांशतः दूरसंचार से संबंधित क्षेत्र होंगे, सबसे बड़ा टावर को छोड़ दें हम, क्योंकि सबसे बड़ा टीवी टावर, इसका क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये कहाँ पे, आपके पीथमपुर के अंदर। तो यहाँ पे हमने पूछा है कि भू उपग्रह दूरसंचार केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ, तो इसका आंसर होगा आपका क्या, गुना। और जिन लोगों ने इसका आंसर गुना लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम और बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। इसका आंसर आप सभी सोच समझ कर दीजिएगा कि आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम बात करें हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था। अब यहाँ पे मैं आपको तीनों समाचार पत्र के क्वेश्चन या डाउट क्लियर कर देता हूँ कि हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र यहाँ पर कौन सा था। अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 अखबारों के बारे में आप देखिएगा कि 3 अखबार कौन कौन से। तो यहाँ पर सबसे पहला जो अखबार है उस अखबार का नाम है आपका क्या, ग्वालियर का अखबार। पहला अखबार कौन सा है, तो पहला अखबार है ग्वालियर का अखबार। दूसरा जो अखबार है उसका नाम है आपका क्या, मालवा का अखबार। दूसरा कौन सा हुआ आपका, तो दूसरा अखबार है आपका क्या, मालवा का अखबार। और अभी इससे पहले हमने बात की थी आपकी क्या, नवजीवन पत्रिका या नवजीवन समाचार पत्र के बारे में। अगर हम ग्वालियर के अखबार की बात करें तो 1840 में ये मध्य प्रदेश का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। और कई बार लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं और इसका जो आंसर लगा देते हैं, क्योंकि 1840 में अंग्रेज हमारे यहाँ पर थे, तो लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, अंग्रेजी में नहीं प्रकाशित होता था। ध्यान रखिएगा उर्दू में प्रकाशित होता था, इस बात पे मैं विशेषकर फोकस कर रहा हूँ। ये पहला जो समाचार पत्र था वो कौन सी भाषा का था, तो जिसकी जो भाषा थी वो थी आपकी क्या, उर्दू। अब हम दूसरे समाचार पत्र की बात करें, 1848 में जो समाचार पत्र मध्य प्रदेश में प्रकाशित हुआ
उस समाचार पत्र का नाम था मालवा का समाचार या मालवा का अखबार। ये ध्यान रखिएगा, पहला साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र था। अगर हम बात करें पहला दैनिक, तो ये प्रकाशित हुआ था 1939 में। ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये था आपका क्या, इंदौर। ये दोनों आपके साप्ताहिक थे और ये हिंदी का प्रकाशित होने वाला पहला दैनिक था। यहाँ पे मैंने पूछा है कि हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक जो समाचार पत्र था, उस समाचार पत्र का नाम है आपका क्या, मालवा का अखबार। तो जिन लोगों ने इसका आंसर मालवा का अखबार लगाया, जिन लोगों ने आंसर दिया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें उससे पहले ये हमारी टेस्ट सीरीज है जो आपको एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगी। ये 499 रुपए में आप हमारी टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हो। जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए उन लोगों के लिए स्पेशल यहाँ पे 100 रुपए का डिस्काउंट है, अर्थात वो लोग ये टेस्ट सीरीज को 399 रुपए में बाय कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का प्रथम आदिवासी संचार शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? अगर हम यहाँ पे बात करें प्रथम आदिवासी संचार शोध केंद्र की, तो यहाँ पर सतना, सीधी, झाबुआ या धार, जल्दी कमेंट करके आप आंसर बता दीजिए कि प्रथम आदिवासी संचार शोध केंद्र हमने कहाँ पर स्थापित किया है। अगर हम मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी संचार शोध केंद्र की बात करें कि प्रथम आदिवासी संचार शोध केंद्र हमने कहाँ स्थापित किया है, तो इसका जो आप ध्यान रखिए, इसमें एक ही जिला आपको आदिवासी दिख रहा होगा, उस जिले का नाम है आपका कौन सा, झाबुआ। जो झाबुआ है, यहाँ से हमने सबसे पहला आदिवासी शोध संचार केंद्र की क्या की, आपकी स्थापना की है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर झाबुआ लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में डाकटार परिमंडल का गठन कब किया गया था? एक बार व्यापम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन भी है कि मध्य प्रदेश में जो डाकटार परिमंडल का गठन किस सन में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इसका आप सिंपल सा सन याद रख लीजिए, 1962। तो मध्य प्रदेश में पहला या डाकटार परिमंडल कब गठित हुआ था? तो ये गठित हुआ था आपका कब, 1962 में। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 1962 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। अब आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में कुल राजमार्गों की संख्या कितनी है? इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन का प्रश्न होता है। हमारे जो नोट्स है इसमें बिल्कुल आपको ऑथेंटिक जानकारी दी गई है, क्योंकि जो आपकी परिवहन निगम की वेबसाइट है उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग, कहीं वो 48 लिखती है, कहीं 50, 55, 60। लेकिन ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में अभी जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं उनकी टोटल संख्या कितनी है, आपकी 44 है। आप हमारे नोट्स में जाकर ये देख भी सकते हो कि कौन कौन से हमारे यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर रहे हैं। मध्य प्रदेश के नोट्स में स्पष्ट रूप से दिया गया है, क्योंकि अब की बार का अगर आप प्री का क्वेश्चन देखोगे तो प्री के क्वेश्चन में लगभग 3 क्वेश्चन राष्ट्रीय राजमार्गों से पूछे गए थे और उन राष्ट्रीय राजमार्गों में से 2 क्वेश्चन आपके एमपी से थे। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पूरा आपका नया डाटा आपको दिया गया है, आप हमारे नोट्स में जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा 44। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश में प्रतिरक्षा विभाग का हवाई अड्डा कहाँ पर है? अगर हम प्रतिरक्षा विभाग के हवाई अड्डे की बात करें तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे वैसे तो 5 हवाई अड्डा या 4-5 हवाई अड्डे आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जो रक्षा क्षेत्र का हवाई अड्डा है ये कहाँ पर स्थित है? क्योंकि अभी आपको पता होगा जो आपकी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसमें जो आपके मिराज नामक जो आपके, शायद मुझे वायुयान का नाम, वो वायुयान जो उड़ान भरे थे वो ग्वालियर हवाई अड्डे से ही भरे थे। तो जो ग्वालियर हवाई अड्डा है ये आपका प्रतिरक्षा क्षेत्र का हवाई अड्डा है। तो मध्य प्रदेश में प्रतिरक्षा क्षेत्र का हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा आपका क्या, ग्वालियर। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ग्वालियर दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर प्रतिरक्षा क्षेत्र का हवाई अड्डा स्थित है? तो उस स्थान का नाम है आपका क्या, ग्वालियर। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ग्वालियर लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। बाकी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे हवाई अड्डे आपको देखने को मिल जाएंगे। ग्वालियर में हवाई अड्डा आपके ये जो सिंपल जिससे हम उड़ान भरते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय का तो सिर्फ एक ही हवाई अड्डा, वो है आपका कौन सा, इंदौर। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रतिरक्षा विभाग का पूछा था, इसलिए जिन लोगों ने आंसर ग्वालियर दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस हवाई अड्डे को दुमना या डुमना, ध्यान रखिएगा 2 नाम है इस हवाई अड्डे के। इस हवाई अड्डे को दुमना हवाई अड्डा भी हम बोलते हैं और यहाँ पे इसे दुमना और डुमना दोनों हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं। और एक और नाम है, क्योंकि वो अगर मैं नाम लूंगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। तो पहले आप ये आंसर मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे को दुमना हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं?
अब की बार भी आपके क्वेश्चन परिवहन से देखोगे तो आपसे पूछा था कि मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा सक्रिय नहीं है, जिसमें आपके इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और पन्ना दिया था, और उसका आंसर जो दिया था वो था आपका क्या, पन्ना, क्योंकि पन्ना के अंदर हवाई अड्डा कोई है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो सक्रिय कहां से होगा। यहाँ पे हमने पूछा है कि किस हवाई अड्डे का नाम डुमना या डुमना हवाई अड्डा रखा गया है, तो उस हवाई अड्डे का नाम है आपका कौन सा, जबलपुर का हवाई अड्डा। जो जबलपुर हवाई अड्डा है, इस जबलपुर हवाई अड्डे का नाम है आपका क्या, दुमना हवाई अड्डा या डुमना हवाई अड्डा। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर जबलपुर लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 अब आपकी स्क्रीन पर है। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। क्योंकि आप देखोगे कि मध्य प्रदेश में पहले आपके 17 रेलवे जोन के मुख्यालय हुआ करते थे, लेकिन अब एक नया रेलवे जोन आपका बढ़ गया तो अब 18 हो गए, क्योंकि आपका दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन जिसका मुख्यालय आप देखोगे तो वो कहाँ पे होगा आपका, सॉरी, दक्षिणी तटवर्ती रेलवे जोन जिसका मुख्यालय होगा आपका कहाँ पे, विशाखापट्टनम के अंदर। लेकिन अब अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में इन 18 जो आपके रेलवे जोन है, इसमें से एक रेलवे जोन हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में लगता है। उस रेलवे जोन का नाम है आपका कौन सा, पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। तो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है, तो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय ये है कहां पे, आपके जबलपुर में। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का जबलपुर लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, जबलपुर। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 पर कौन सा शहर स्थित नहीं है। इसी से संबंधित आपका 2015 में भी क्वेश्चन आया था, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर हमने थोड़ा चेंज कर दिया। वहां पे सारंगपुर, सुजालपुर ऐसे ऑप्शन आपको दिए थे। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो जो आपका भोपाल है वो नेशनल हाईवे 3 पर स्थित नहीं है, क्योंकि नेशनल हाईवे NH3 जिसका नाम आगरा बॉम्बे रोड है, ये इंदौर से होकर गुजरते हुए मुंबई जाता है और आगरा जाता है, भोपाल आपका ये नहीं आता है। इसलिए आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 पर आपका भोपाल शहर स्थित नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर भोपाल लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, उससे पहले ये हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में आप जान लीजिए। ये हमारी टेस्ट सीरीज जिसका डिस्कशन आप देख रहे हो, क्वेश्चन का लेवल भी आप देख सकते हो, अच्छे क्वेश्चन है। एग्जाम गुरुजी ऐप पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आप प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिए। ये टेस्ट सीरीज आपको 499 रुपए में प्राप्त होगी। जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए उन लोगों के लिए स्पेशल 100 रुपए का हमने यहाँ पे डिस्काउंट दिया है। अब हम बात करें मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत कौन सा शहर नहीं आता है। हम मध्य रेलवे जोन की बात कर रहे हैं, तो आपको अगर पता होगा, आप रेलवे में बैठे होंगे तो आपने सुना होगा कि जो मध्य रेलवे जोन है, ये जो मध्य रेलवे जोन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय लगता है वो कहाँ पे लगता है, आपके मुंबई के अंदर। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ग्वालियर, जबलपुर और रीवा, क्योंकि यहाँ पे जो रतलाम रेलवे जोन है ये मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत नहीं आता है। रतलाम जो आता है वो आपका पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने इसका आंसर रतलाम लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रतलाम है वो मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय नहीं है। ये जो आपका आता है ये पश्चिमी रेलवे जोन के मुख्यालय के अंतर्गत आता है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर पश्चिमी या रतलाम लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आप दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल हवाई सेवा से नहीं जुड़ा है। अगर हम बात करें पर्यटक स्थल, सॉरी, हवाई सेवा से जुड़ा हुआ है, कौन सा पर्यटक स्थल ऐसा है जो आपका हवाई सेवा से जुड़ा हुआ है, तो जल्दी कमेंट करके आप आंसर बता दीजिए कि इनमें से ऐसा कौन सा पर्यटक स्थल है जो आपका हवाई सेवा से जुड़ा हुआ है। शिवपुरी, अमरकंटक, खजुराहो, पचमढ़ी, जल्दी कमेंट करके आप आंसर बताइए कि कौन सा हवाई अड्डा है जो आपका, या कौन सा पर्यटक स्थल है जो आपकी हवाई सेवा से जुड़ा है। अगर हम पर्यटक स्थल की बात करें कि जो पर्यटक स्थल आपका हवाई सेवा से जुड़ा है, उस पर्यटक स्थल का नाम ध्यान रखिएगा। उस पर्यटक स्थल का नाम है आपका क्या, खजुराहो। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में खजुराहो शामिल है। 1986 में आपका सम्मिलित हुआ। मध्य प्रदेश का पहला ऐतिहासिक स्थल है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हुआ। और ये जो खजुराहो है ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा से जुड़ा है। कुछ एक दो ऐसे देश है जहां से इस पे आपकी डायरेक्ट उड़ान का क्या होती है, आपकी संचालित होती है। यहाँ पे वीर छत्रसाल हवाई अड्डा स्थित है। इसलिए ये जो खजुराहो पर्यटक स्थल है आपका हवाई सेवा से नियमित से जुड़ा हुआ है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर खजुराहो लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। शिवपुरी, अमरकंटक और पचमढ़ी तीनों आपके हवाई सेवा से नहीं जुड़े हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16।
मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? अगर हम मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की बात करें कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम और एक आपका ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ये 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं, इनका सन आपसे पूछा जाता है। अगर हम बात करें ऊर्जा विकास निगम और एक जो संस्थान है उसका नाम है आपका क्या, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। अगर हम बात करें यहाँ पे ऊर्जा विकास निगम, तो ये संस्थान स्थापित हुआ था 1982 में और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना हुई थी 1965 के अंदर। यहाँ पे मैंने पूछा है आपकी कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम किस सन में स्थापित किया गया था, तो मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना हुई थी 1985 में। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 1985 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, राज्य का प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अगर हम बात करें गैस आधारित विद्युत गृह की कि मध्य प्रदेश में गैस आधारित विद्युत गृह कहाँ स्थापित होगा, श्योपुर, भांडेर, भिंड या मुरैना? अगर हम भांडेर तहसील की बात करें तो जो भांडेर तहसील आती है किसके अंतर्गत आती है, आपके दतिया के अंतर्गत आती है। और जो दतिया जिले की जो भांडेर है यहाँ पे आपका प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह की स्थापना की गई है। इसलिए यहाँ पर जिन लोगों ने इसका आंसर भांडेर दतिया लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। एक और बात में कंफ्यूज मत होइएगा, बायोमास ऊर्जा से संचालित होने वाला प्रथम गांव कौन सा है, तो उस गांव का नाम है आपका क्या, कसई गांव। ध्यान रखिए उसका नाम है आपका क्या, कसई गांव, बैतूल। और प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह की स्थापना कहां पर की गई है, तो प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह की स्थापना की गई है भांडेर दतिया में। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर भांडेर दतिया लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, बायोफ्यूल संयंत्र कहाँ लगाया गया है? बायोफ्यूल संयंत्र की अगर हम बात करें कि जो बायोफ्यूल, आपने जेट्रोफा रतनजोत के पेड़ का नाम सुना होगा। इस पेड़ से आपका क्या बनता है, पेट्रोल बनता है। उस पेड़ से जो पेट्रोल बनता है उस पेट्रोल को हम क्या बोलते हैं, उस पेट्रोल को बोलते हैं बायोफ्यूल। ध्यान रखिएगा उस जो पेड़ है उस पेड़ का नाम हम स्थानीय भाषा में बोलते हैं रतनजोत। इसी का जो वैज्ञानिक नाम है इसे बोला जाता है आपका क्या, जेट्रोफा। आप देखते हो वर्तमान में बायोफ्यूल के जो पेट्रोल टैंक है वो खुलने लगे हैं, तो हमारे यहाँ पे जो बायोफ्यूल संयंत्र है वो कहाँ पर बनता है, तो ये बायोफ्यूल संयंत्र हमने लगाया कहाँ पे, आपके बांसगढ़ी मंडला में। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर बांसगढ़ी मंडला लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो मध्य प्रदेश में बायोफ्यूल संयंत्र की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो मध्य प्रदेश में बायोफ्यूल संयंत्र की स्थापना बांसगढ़ी मंडला में की गई है। जो धार का जादू खेड़ा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गन्ने की जो भूसी होती है उससे यहाँ पर क्या बनती है, आपकी विद्युत बनती है। देवास का जमगोदरानी गांव, ये जो आपका ये जो एरिया है प्रथम पवन ऊर्जा से संचालित एरिया है। मुरैना अजीतपुरा, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए डी आपका। तो यहाँ पे मैंने पूछा था कि बायोफ्यूल संयंत्र कहाँ पे लगा, तो ये बायोफ्यूल संयंत्र लगा बांसगढ़ी मंडला में। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध जमगोदरानी क्षेत्र कहाँ पर है? यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक आपका पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा के बाद आपकी एक जो ऊर्जा है उसका नाम है आपकी क्या, सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा के बाद ये जो आपका कसई गांव बैतूल है, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि पवन ऊर्जा के लिए, तो पवन ऊर्जा के लिए जो जमगोदरानी क्षेत्र आता है ये आता है आपका कहाँ पे, देवास के अंदर। और जो सौर ऊर्जा से संचालित एरिया है उसका नाम है आपका क्या, कस्तूरबा ग्राम इंदौर। और जो आपकी ये बायोफ्यूल या ये जो आप अवशिष्ट वगैरह जलाकर इससे जो विद्युत उत्पादित की जाती है वो कहाँ पे की जाती है, आपके कसई गांव बैतूल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने पूछा कि पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध जमगोदरानी क्षेत्र कहाँ पर है, तो जो पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध जमगोदरानी क्षेत्र कहाँ पर आता है, तो यह आता है आपका कहाँ पे, देवास के अंदर। और अगर आपसे पूछा जाए कि कस्तूरबा ग्राम जो कि सौर ऊर्जा से संचालित है वो आता आपका कहाँ पे, तो ये आता आपका इंदौर के अंदर। और एक है आपका कसई गांव बैतूल, जहाँ पे आपके जो अपशिष्ट वगैरह है उसको जलाकर विद्युत बनती है। तो ये कसई गांव आता किसके अंदर, आपके बैतूल के अंदर। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर देवास लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में ताप विद्युत, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो विद्युत का उत्पादन होता है वो किससे होता है, आपके ताप विद्युत से। तो अभी हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है उस संयंत्र का नाम है आपका क्या, विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र। 1987 से ये ताप विद्युत संयंत्र प्रारंभ हुआ। इसकी क्षमता कितनी है आपकी, 2260 मेगावाट का ये संयंत्र है। कहाँ पे स्थापित किया हमने, तो ये स्थापित किया मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। सिंगरौली का जो बेढन आता है
बेढन के अंदर हमने इस संयंत्र की क्या की स्थापना, किस देश की सहायता से स्थापित हुआ, उस देश का नाम है आपका क्या, रूस। वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र की बात करोगे तो वो विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र है। लेकिन अभी एक हमारी ताप विद्युत परियोजना पे काम चल रहा है, उसका नाम है आपका क्या, बुंदेलखंड सुपर ताप विद्युत परियोजना। ये छतरपुर जिले के अंदर आपकी बनाई जा रही है। जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगी तो ये 2640 मेगावाट विद्युत का क्या करेगी, आपका उत्पादन करेगी। तो आने वाले समय में सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना बुंदेलखंड के छतरपुर में होगी, जिसका नाम होगा बुंदेलखंड सुपर ताप विद्युत परियोजना। हो सकता है आने वाले समय में इसका नाम भी क्या हो जाए, आपका परिवर्तित, लेकिन वर्तमान में जो काम चल रहा है वो बुंदेलखंड सुपर ताप विद्युत के नाम से चल रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना कौन सी है, उसका नाम विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना। 2260 मेगावाट का हम उत्पादन करते हैं, रूस की सहायता से उत्पादन होता है, सिंगरौली के बेढन में स्थापित हुई है। 1987 में इसकी हमने क्या किया था, इसे प्रारंभ कर दिया था। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सिंगरौली लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के अंदर है। तो आपको ये क्वेश्चन और हमारी टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है? आप अगर लगातार टेस्ट दे रहे हैं तो मुझे जल्दी कमेंट करके बताइए कि हमारी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं। और जिन लोगों ने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, अगर वो टेस्ट दे रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब हमारा कल का टॉपिक की हम बात करें तो हमारा जो कल का टॉपिक होगा, मध्य प्रदेश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित हम यहाँ पे 20 क्वेश्चन की क्या करेंगे, आपकी चर्चा। अगर ये हमारी टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज आपको 499 रुपए में एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगी। इसमें 101 आपके सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, 24 इसके अंदर एफएलटी होगी, जिसमें हम फुल लेंथ टेस्ट, जब आपका पेपर या पीएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आपकी एफएलटी इसमें क्या हो जाएगी, आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए उन लोगों के लिए स्पेशल 100 रुपए का हमने क्या दिया, आपका डिस्काउंट दिया है। तो जिन लोगों को हमारे नोट्स चाहिए वो हमारे ये टेस्ट सीरीज आप एग्जाम गुरुजी ऐप से बाय कर सकते हो। ये हमारे प्रिंटेड नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। 998 रुपए में आपको नोट्स मिल जाएंगे। और हमारी जो पीएससी प्री का फुल कोर्स भी अवेलेबल है, 2999 रुपए में आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ये दोनों आपको कहाँ पे मिलेंगे, एग्जाम गुरुजी ऐप पर। नोट्स जैसे ही आपका लॉकडाउन ओपन होगा 3 दिन के अंदर आपके घर पहुंचा दिए जाएंगे। हमारा सारा काम कंप्लीट है, आपके नोट्स कंप्लीट रखे, लेकिन हम ओपन होने की बात वेट कर रहे हैं कि जैसे ही ओपन हो जाएगा वैसे ही आपके 3 दिन के अंदर नोट्स पहुंच जाएंगे। इसलिए जिन लोगों ने नोट्स हमसे लिए, कृपया इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपके पैसे डूबे नहीं, आपका पैसा 1 रुपए भी नहीं। आप एग्जाम गुरुजी पे बिल्कुल भरोसा कर सकते हो। आपके साथ हम 2-3 साल से लगातार अच्छे से बने हुए हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके नोट्स आप तक बिल्कुल पहुंचा दिए जाएंगे, लेकिन ये लॉकडाउन ओपन होगा तब। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।